नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। अमेरिका ने ईरानी तेल पर दी 60 दिन की राहत, भारत को होगा फायदा। राम मंदिर चंदा चोरी में योगी आदित्यनाथ और नृपेंद्र मिश्रा के सुर अलग, आरएसएस पर उठे सवाल। टीएमसी में बगावत के बाद अरूप रॉय बने चेयरपर्सन, ममता को हटाने का दावा। उज्जैन में जमीन खरीद पर घिरा सीएम मोहन यादव परिवार, सड़क परियोजनाओं के बीच बड़ी खरीद। लखनऊ में कोचिंग बिल्डिंग में आग, 15 की मौत, अब कई अधिकारी निलंबित। अमेरिका ने 60 दिनों के लिए ईरानी तेल पर ढील दी है, जिससे भारत समेत कई देशों को सस्ता तेल मिलने का रास्ता खुल सकता है। यह फैसला स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के बाद आया। दोनों देशों के बीच शुरुआती बातचीत को सकारात्मक बताया गया है। इसके बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अस्थायी छूट जारी की। यह छूट 21 अगस्त तक लागू रहेगी। इस दौरान ईरान दुनिया के ज्यादातर देशों को तेल भेज सकेगा। इस फैसले से ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी, वहीं दुनिया में तेल की सप्लाई भी बढ़ सकती है। इससे कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम पड़ सकता है। भारत के लिए भी यह खबर अहम मानी जा रही है। भारत कभी ईरानी तेल का बड़ा खरीदार था, लेकिन 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद खरीद बंद करनी पड़ी थी। अब अगर यह राहत आगे भी जारी रहती है तो भारत के पास एक और विकल्प होगा। इससे सस्ते तेल की उपलब्धता बढ़ सकती है और ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हो सकती है। अमेरिका की ईरानी तेल पर प्रतिबंध हटाने के फैसले का असर तुरंत बाजार में दिखा। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 2 से 3% गिर गईं। कीमत करीब $77 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। इससे भारत को भी फायदा मिल सकता है। भारत पहले ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता था। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरानी तेल कई मामलों में फायदेमंद रहा। ईरान पहले 60 से 90 दिन का क्रेडिट देता था। दूसरे देशों से यह समय कम मिलता है। इससे भारतीय रिफाइनरियों पर दबाव घटता था। एक और फायदा दूरी का है। ईरान भारत के काफी करीब है, इसलिए ढुलाई का खर्च भी कम पड़ता है। अमेरिका के दावे के बावजूद ईरान ने परमाणु निरीक्षण पर पूरी सहमति से इनकार किया। दरअसल दोनों देशों के दावों में फर्क दिख रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु निरीक्षण के लिए तैयार है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे बड़ी सफलता बताया, लेकिन ईरान ने इस दावे को पूरी तरह नहीं माना। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सहयोग होगा, लेकिन वो अपने कानूनों के मुताबिक होगा। ईरान ने साफ किया कि हर जगह खुली छूट नहीं होगी, निरीक्षण जरूरत के हिसाब से ही होगा। कुछ परमाणु ठिकानों पर ही पहुंच दी जाएगी। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दावा दोहराया। उन्होंने कहा कि ईरान बड़े हथियारों की जांच के लिए राजी होगा। ट्रंप ने इसे परमाणु ईमानदारी के लिए जरूरी बताया। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की रकम चोरी के आरोपों पर जांच जारी है, जबकि योगी आदित्यनाथ और नृपेंद्र मिश्रा के बयान अलग अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे साजिश बता रहे हैं, वहीं मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा गड़बड़ी की बात मान रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने कई गंभीर बातें कही हैं। उनका कहना है कि निगरानी व्यवस्था कमजोर थी, सीसीटीवी का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और पैसे गिनने के नियमों का पालन भी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि दान कक्ष के पास शौचालय में नकदी मिली थी। कुछ संदिग्ध हरकतें कैमरे में भी दिखी, लेकिन 45 दिन बाद वीडियो अपने आप मिट जाते हैं, इसलिए पुरानी जांच मुश्किल में हो सकती है। मिश्रा ने इसे खुली डकैती जैसा मामला बताया। उन्होंने कहा कि बैंक और निगरानी व्यवस्था दोनों में चूक हुई। उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही कि सिर्फ संघ से जुड़े होने के आधार पर नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि सिर्फ आरएसएस या स्वयं सेवकों से जुड़े होने के आधार पर मंदिर कर्मचारियों की नियुक्ति करने का तरीका काम नहीं कर रहा है। हालांकि इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पैसे संभालने की जिम्मेदारी देने का यही एकमात्र आधार था? सच में ये तो कमाल है। उधर योगी आदित्यनाथ ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच से सच सामने लाएगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या को बदनाम करने की साजिश हो रही है। सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर दान विवाद में प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए अपने पोस्ट में स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर में हुई शर्मनाक लूट के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि मंदिर की सफाई और भगवान राम की पवित्र मूर्ति की सुरक्षा के लिए जिन लोगों की नियुक्ति मोदी ने की थी, उन्हीं लोगों ने ये काम किया। लेकिन इसके बजाय उन्होंने सच्चाई में भक्तों को निराश किया और कथित रूप से लूट की गई। इन लोगों पर तुरंत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
टीएमसी के बागी नेताओं ने ममता बनर्जी को हटाने का दावा करते हुए अरूप रॉय को पार्टी का नया चेयरपर्सन घोषित कर दिया। बागी गुट ने दावा किया कि यही असली टीएमसी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब चेयरपर्सन नहीं है। हालांकि उन्होंने ममता को मुख्य सलाहकार बनाने की बात भी कही। बागी नेताओं ने 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति भी बनाई। इसमें 4 उपाध्यक्ष और 4 महासचिव चुने गए हैं। ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि सब कुछ पार्टी संविधान के अनुसार हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द राज्य और जिला समितियां बनाई जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि बैठक में अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं लिया गया। मंच पर ममता और अभिषेक की तस्वीरें भी नहीं थी। उधर ममता के समर्थक इस फैसले को मानने को तैयार नहीं। पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ही हैं। उन्होंने कहा इस तरह नया ढांचा नहीं बनाया जा सकता। आखिरकार उद्धव के 6 बागी लोकसभा सांसद आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। इसके साथ ही उद्धव गुट के संसदीय दल में बड़ी टूट हो गई। शिंदे खेमे में शामिल होने वाले सांसदों में संजय दिना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहेब बागचौरे, नागेश पाटिल आष्टीकर और ओम राजे निम्बालकर शामिल हैं। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने इसे अपनी पार्टी के लिए बड़ी जीत बताया। शिंदे ने कहा कि आज मेरे साथ 1-2 नहीं पूरे 6 टाइगर बैठे हैं। इस बार हमने सीधा सिक्सर लगाया है। उन्होंने इसे 2022 की बगावत के बाद दूसरी बड़ी क्रांति बताया और दावा किया कि लोग उनकी नेतृत्व शैली और हिंदुत्व की विचारधारा पर भरोसा जता रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन में 168 एकड़ जमीन खरीदी। इनमें कई जमीनें नई सड़क परियोजनाओं और मास्टर प्लान से फायदा पाने वाले इलाकों में हैं, जिस पर हितों के टकराव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दिसंबर 2023 से लेकर 2025 के आखिर तक 137 प्लॉट खरीदे गए। इनकी कुल जमीन करीब 168 एकड़ बताई गई। इन सौदों की कीमत करीब 45 करोड़ रुपए बताई गई है। खरीदारी सिर्फ 1-2 लोगों ने नहीं की, इसमें पत्नी सीमा यादव भी शामिल है। बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव का भी नाम है। भाइयों, भाभी, भतीजों और चचेरे भाइयों के नाम भी सामने आए हैं। कई सौदे परिवार की रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए हुए। यहीं से सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इन जमीनों का बड़ा हिस्सा नई सड़कों के आसपास है। कई जगहों पर सरकार ने बाद में सड़क परियोजनाएं घोषित की। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि इससे जमीनों की कीमत बढ़ेगी। कुछ जमीनें उन इलाकों में भी हैं जहां मास्टर प्लान 2035 में बदला हुआ खेती वाली जमीन को रिहायशी और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए खोला गया। इससे इन इलाकों की अहमियत बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने से पहले भी परिवार के पास बड़ी जमीनें थीं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदारी और तेज हो गई। साल 2025 में भी परिवार और उनकी कंपनियों ने 92 एकड़ में 62 प्लॉट खरीदे। विपक्ष ने इस मामले को हितों के टकराव का मुद्दा बताया। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पहले भी सवाल उठा चुके हैं। उनका आरोप था कि जिन इलाकों में परिवार की जमीन है वहीं मास्टर प्लान में बदलाव हुए। हालांकि मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सरकार के कुछ अधिकारियों ने कहा कि परिवार के कारोबार को मुख्यमंत्री से जोड़ना सही नहीं। उनका कहना है कि परिवार लंबे समय से रियल एस्टेट के कारोबार में है। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कारोबार है या फिर विकास परियोजनाओं और जमीन खरीद के बीच कोई टकराव। इसी पर राजनीतिक बहस तेज हो गई। लखनऊ के अलीगंज में एक इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत हुई। ज्यादातर छात्र थे। 5 लोग घायल भी हुए। दोपहर करीब 2:30 बजे आग लगी थी। उस समय दूसरी मंजिल पर क्लास चल रही थी। अचानक धुआं फैलने लगा। बाहर निकलने का रास्ता ठीक नहीं था। इसी वजह से कई छात्र अंदर फंस गए। हालात इतने खराब हो गए कि कुछ छात्रों ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। कई छात्रों को बाहर निकाला गया। ग्राउंड फ्लोर पर पालतू जानवरों की दुकान भी थी। वहां 4 से ज्यादा जानवर भी आग में मर गए। मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां पहुंची। करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जानकारी में एसी की डक्ट से आग लगने की आशंका है। पुलिस ने इमारत के 3 मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 सरकारी अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। उन पर लापरवाही के आरोप हैं। सरकार ने 2 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। सुबह 9 के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.